नमस्कार विद्यार्थियों, अब तक हमने ओम का नियम पढ़ा था। तो ओम के नियम में हम देख सकते हैं कि कोई चालक है तो उसके कोई दो बिंदु ए तथा बी में यदि विभवांतर का जो मान है वो अगर v है तो वो विभवांतर जो है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। अब अगर हमें समानुपाती का चिन्ह हटाना है और बराबर का चिन्ह लाना है तो हम इसको v बराबर में आई आर लिख देंगे। आर हमारा जो है यहाँ पे एक नियत है, ये आर नियत इस चालक का है। तो अब ये होता क्या है, चालक का जो प्रतिरोध, इसको हम प्रतिरोध ही बोलते हैं। तो प्रतिरोध होता क्या है हम उसकी परिभाषा देखेंगे। तो आप एक बात समझें कि कोई भी चालक है उसमें से अगर हम उसके अगर दोनों सिरों पर हम अगर यदि कोई विभवांतर लगा देते हैं तो उसमें कुछ धारा बहती है। अब अगर धारा बहेगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आवेश आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। कुछ ना कुछ बाधा जो है वो उत्पन्न होगी कंडक्टर के अंदर, हमारे चालक के अंदर। तो जो भी बाधा उत्पन्न होगी उसको दर्शाने का जो तरीका है वो प्रतिरोध होता है। तो उसको हम लोग आर से दिखाते हैं। तो अभी हम परिभाषा लिखते हैं प्रतिरोध की। किसी चालक में किसी चालक के दोनों सिरों पर यदि विभवांतर लगाया जाए तो उसमें धारा उत्पन्न होगी। तो धारा को उस चालक को पार करने में जो बाधा आएगी उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो अब तक हम समझ गए होंगे कि प्रतिरोध क्या है। कि कोई भी चालक के अंदर यदि मैं उसके दोनों सिरों पर जो विभवांतर लगाऊंगा और उसमें जो धारा का प्रवाह होगा, जो आवेश का जो प्रवाह होगा, तो उस आवेश को उस एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में जो बाधा जो महसूस होगी, उस बाधा को जो हम दिखाते हैं वो आर से दिखाते हैं, प्रतिरोध से दिखाते हैं। इससे आर से हम खुद भी देख सकते हैं ये चीज़ कि जैसे हम ओम का नियम लिखते हैं V = आई आर। तो आई का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो I बराबर में V/R होता है। आप देखें कि R जितना ज़्यादा होगा I जो है वो उतना कम होगा। दोनों I और R जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जितना ज़्यादा R होगा उतना कम मेरा I होगा, और अगर R जितना कम होगा मेरा I उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर जितनी कम बाधा होगी उतना ही हम आराम से अपने आवेश को प्रवाह कर सकेंगे। ये बात एकदम सही भी है। आप देखें अपने दैनिक जीवन में भी हम देख सकते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक यदि हमें जाना है और कोई उस रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हमें जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो बाधा बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। ये सेम चीज़ जो है ये अपने भौतिकी के अंदर अपने जो चालक है उसके अंदर लग जाती है। कि मान लीजिए कि अगर अपने बाधा जो है वो ज़्यादा है तो उसमें दिक्कत होगी हमें आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक में ले जाने में। तो ये चीज़ हमारा जो है वो प्रतिरोधकता से दिखाया जाता है, प्रतिरोधकता से दर्शाया जाता है। आप वीडियो पॉज करके एक बार इस परिभाषा को लिख लें। अब
हम एक चीज़ ये देख चुके हैं कि ओम का नियम क्या है, प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या है, जो भी बाधा है उसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं। और प्रतिरोध की SI यूनिट जो है, प्रतिरोध की SI यूनिट को हम ओम से दर्शाते हैं। 1827 में एक फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने ओम का नियम दिया था, तो उनके नाम पर ही हमने प्रतिरोध की जो इकाई है वो ओम से दर्शा दी। तो प्रतिरोधकता की जो SI इकाई है वो ओम होती है, जैसे V = IR, तो V बटे में I बराबर में R, तो ये ओम होता है। धारा का हमें पता ही है एम्पेयर होता है, वोल्टेज हमें पता है कि क्या होता है, वोल्ट में ही होगा। तो अब आप देखें कि कोई भी परिपथ में यदि 1 एम्पेयर करंट जारी है कोई दो बिंदु से जिनके बीच में जो विभवांतर का मान है वो 1 वोल्ट है, तो उनके अंदर जो प्रतिरोध होगा वो हमारा 1 ओम का प्रतिरोध होगा। तो ये भी आप ज़रूर देख लें, ये नोट कर लें, फिर अपने मिटा करके इसको लिखते हैं कि 1 ओम की परिभाषा क्या होती है। किसी परिपथ के दो बिंदु जिनके बीच विभवांतर का मान 1 वोल्ट है, तथा उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पेयर है, तो उन दो बिंदुओं के बीच 1 ओम का प्रतिरोध होगा। इसको पढ़ा ऐसे जाता है जैसे OHM, अपने हिंदू माइथोलॉजी में जो ओम शब्द होता है वैसे ही करीब करीब इसको पढ़ा जाता है, और ये एक ग्रीक लेटर है। तो अपने देख लेंगे 1 ओम क्या होता है, ये परिभाषा लिख लें आप वीडियो पॉज करके। तो हम प्रतिरोध की ऐसा यूनिट भी देख चुके हैं। तो अब एक सवाल जो है वो उठ के आता है कि क्या सब चालकों की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या समान होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा जो प्रयोग है वो काम में लाएंगे। अभी आप देखेंगे हमने एक सर्किट बनाया, एक विद्युत परिपथ बनाया जिसमें x तथा y के बीच की जो जगह है वो एक बार के लिए हमने खाली छोड़ दी है। तो इसको हमने एक बैटरी से लगाया, ये हमारा एक अमीटर है जिसको हम यहाँ लगा देते हैं। ये हमारी बैटरी बोलते हैं या स्विच सेल बोलते हैं। ये हमारा जो है वो स्विच हो गया, ये हमारा अमीटर है ही। तो इसके लिए हम लोग पहले एक काम क्या करेंगे कि इस परिपथ के अंदर हम पहले एक नाइक्रोम की तार, हमने आप याद करिए कि कल के जो लेक्चर में हमने एक बात बोली थी कि नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम मतलब कि एक मिश्र धातु होता है जो कि निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम से मिल करके बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, करीब करीब एक तार लेंगे जो कि इसके अंदर फिट हो जाए। तो यहाँ पर जब वो तार लगाएंगे और उसके बाद में बैटरी से हम लोग यहाँ से, ये हमारा जो परिपथ है, ये तार यहाँ पे लगाते ही हमारा जो परिपथ है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा धारा जो है वो प्रवाह करना चालू कर देगी। एक बार के लिए मान लिया हमने लगा दिए, यहाँ पे हमने एक
नाइक्रोम का तार लगा दिया। अब तार लगा दिया तो यहाँ से कुछ धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो फिर हमें अमीटर में कुछ ना कुछ करंट मिल जाएगा। लेट्स से एक बार के लिए मान लेते हैं हम अमीटर का नाप जो है वो नाइक्रोम तार के लिए कुछ KI एम्पेयर आ गया। ऐसा ही यही काम करेंगे हम दूसरे वाले में डालेंगे। जब हमने ये नाइक्रोम का जो तार है ये हटा दिया और इसके अंदर हम टॉर्च का एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे। तो जैसे ही हम ये बल्ब लगाएंगे हमारा स्विच बंद होगा, तो वैसे ही ये बल्ब जो है हमारा वो जल जाएगा। अब ये बल्ब जलेगा तो फिर कुछ हम एक बार के लिए मान लेंगे अमीटर का जो नाप है टॉर्च बल्ब के लिए देखेंगे तो वो हमारा जो आएगा कुछ KI 2 एम्पेयर मान लेते हैं। और ऐसे ही हम एक 10 वाट, ये 10 वाट है, लो बल्ब नहीं है, 10 वाट का एक हमने बल्ब लगा दिया है। तो अमीटर का नाप जो है वो एक 10 वाट के, ये ध्यान रखेगा ये लो नहीं लिखा गया, ये 10 लिखा गया है, 1 और 0 और ये W, ये वाट है। ये बेसिकली पावर की जो यूनिट होती है उसको वाट से दर्शाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक बार के लिए आप यही देख लेंगे, एक 10 वाट का जो बल्ब है वो हमने लगाया। तो उसके लिए जब हम रीडिंग लेंगे तो हमें जो रीडिंग है वो अमीटर से KI 3 एम्पेयर मिलेगी। अब एक बात अपने को पता होनी चाहिए कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ कि अमीटर जो है मुझे अपना पूरे जो करंट जो है पूरे परिपथ में करंट मुझे नाप करके देता है। तो पहले मैंने क्या किया, मेरा ये पूरा जो परिपथ था इसके अंदर मैंने पहले नाइक्रोम का तार लगा दिया, उसके बाद में मैंने टॉर्च का एक बल्ब लगा दिया, उसके बाद में मैंने एक 10 वाट का बल्ब लगा दिया। तो तीनों के अंदर जो है मेरा नाइक्रोम की तार के लिए कुछ अलग जो धारा का जो मान आएगा, और टॉर्च के बल्ब के लिए कुछ अलग मान आएगा, 10 वाट के बल्ब के लिए कुछ अलग मान आएगा। तो तीनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि तीनों के तीनों मान जो हैं वो अलग अलग आते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये आप ज़रूर लिखिएगा वीडियो पॉज करके। तो V = I यहाँ पे बटे में R है। तो हम देख सकते हैं कि I का मान जब हर बार अलग अलग आ रहा है और हमारा जो विभवांतर है उसका मान जो है हर बार सेम है, क्योंकि हम लोग बैटरी को जो है वो कभी हटा नहीं रहे, बैटरी हमारी वहीं की वहीं है। तो यहाँ पे जो विभवांतर का जो मान है वो कभी भी बदलेगा नहीं, वो हर बार सेम ही रहेगा। अब सेम रहेगा और अगर करंट हर बार अलग अलग आ रहा है तो हमारे ये जो अलग अलग पहले कभी तार लगा रहे हैं, फिर टॉर्च का बल्ब लगा रहे हैं और 10 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, तो हमारे लिए हर बार चेंज होने की संभावना सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि हर अलग अलग डिवाइस के लिए, हर अलग अलग चीज़ के लिए हमारा जो प्रतिरोध है वो अलग अलग होता है। तो हम ये देख सकते हैं इस प्रयोग से। तो हर अलग अलग चीज़ के लिए प्रतिरोध का जो मान है वो हर बार अलग अलग होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर, ये जैसे ये हो गया हमारा प्रतिरोधक की क्षमता समान होती है या नहीं। हम देख चुके हैं कि ये समान नहीं होती है। जैसे हमने नाइक्रोम वायर का देखा, टॉर्च के बल्ब का देखा और 10 वाट के बल्ब का देखा। तो हर बार हमारे पास जो प्रतिरोध का जो मान है वो अलग अलग आया है। तो ये भी हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग हम और काम में लाएंगे। आप देखें कि मैंने एक परिपथ बनाया, उसमें फिर ये अमीटर यहाँ नहीं होकर के हम लोग यहाँ लगा देंगे। ये मेरा परिपथ है, तो यहाँ मेरी बैटरी है और ये मेरा स्विच है और ये फिर से वही X और Y है। तो इस प्रयोग में हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्रतिरोध खुद जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम ये देखते हैं, चलिए।
तो यहाँ से जैसे ही मैंने बैटरी लगा दी और स्विच लगा दिया और ये ऐसे हमारा जो है परिपथ लगा हुआ है, तो एक्स वाई में पहले हम क्या करेंगे, एक सामान्य तार लगाएंगे। एक्स और वाई के बीच में एक सामान्य तार लगा करके हमारा जो परिपथ है उसको पूरा कर लेंगे। और फिर जो अमीटर है मेरा, वो मुझे यहाँ से जो करंट का जो मान है वो मुझे निकाल करके दे देगा। आई बराबर में जो हमने मान लिया कि K1 एम्पेयर है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि दूसरी बार में हम क्या करेंगे कि एक नाइक्रोम की तार लेंगे जो कि 2 गुना लंबी हो। सामान्य तार से 2 गुना लंबी तार। तो अब आप देखें कि अब एक कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। जो मेरा सामान्य तार में जो धारा का जो मान आया था K1 एम्पेयर, अब जो धारा का मान आएगा वो पहले वाले का जस्ट आधा हो जाएगा। गौर से देखिएगा, ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़रूरी चीज़ देखने वाले हैं कि प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर करने वाला है। उनमें से पहली चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने लंबाई बढ़ाई है तो उसमें कुछ हमें डिफरेंस कुछ ना कुछ मिल चुका है कि हम करंट जो है हमारा वो जस्ट पहले जो सामान्य तार में था, पहले हमने एक नाइक्रोम की सामान्य तार लगाई थी, उसके बाद में हमने वही तार जो ली उसको बस 2 गुना लंबा करके लगा दिया कि हमने एक तार और जोड़ दी वेल्डिंग करके या कैसे करके, उस तार को हमने 2 गुना लंबा करके यहाँ लगाया। तो हमें पता लगा जो सामान्य तार में जो धारा बह रही थी K1 एम्पेयर, अब जब हमने उसको 2 गुना लंबा कर दिया है तो वो हमारी जो धारा है वो जस्ट पहले वाले की आधी हो गई है। अब हम देखते हैं कि तीसरा, तो तीसरे में देखेंगे हम कि नाइक्रोम की तार 2 गुना हम सामान्य तार से अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में दो गुना मोटी कर दें। देखिए आप एक बात समझिएगा कि हमारी नाइक्रोम वायर जो है, ऐसे पहले एक वायर थी मान लीजिए, ये एक्स वाई के बीच में हम लगाने वाले थे। अब इसी वायर को हमने जो है वो थोड़ा सा मोटा कर दिया है इस अनुप्रस्थ काट से। पहले जो है वो यहाँ से जैसे मैंने काटा तो ये इसका हमने मान लिया अनुप्रस्थ काट जो है वो पहले इतना था। अब जो मैं एक नई तार लगा रहा हूँ वो मैंने क्या करी, पहले वाली से थोड़ी नहीं मतलब 2 गुना मोटी कर दी, तो उसका जो अनुप्रस्थ काट है वो कुछ इतना हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको 2 गुना मोटा करा तो हमारे पास में एक रिजल्ट आता है कि हमारा जो करंट है वो 2 गुना हो जाएगा, जो सामान्य था उससे 2 गुना हो जाएगा, तो 2K1 एम्पेयर हो जाएगा। एक हमारे पास ये रिजल्ट भी आ गया। अब चौथी चीज़ जो हम देखते हैं, अब तक हम लोग नाइक्रोम की जो सामान्य तार है उसी को लगाते हुए आ रहे थे, तो चौथा हम लोग देखते हैं कि अगर तांबे का वही तार मतलब आप ऐसे समझे कि उसकी जो लंबाई है, पहला जो सामान्य तार था जो हमारा नाइक्रोम का जो तार था उतनी ही लंबाई का और उतने ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, वैसा ही उतनी की उतनी डायमेंशंस का हमारे पास जो तार है वो हमने तांबे का वही तार ले लिया। अगर तांबे का तार लें तो उसमें हमें पता लगेगा कि हमारा जो आई का मान है वो कुछ और ही आ जाता है K2 एम्पेयर। इसमें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने तार को लंबा किया तो यहाँ पे जस्ट आधा हो गया ये, और जैसे ही तार को मोटा किया तो ये जस्ट डबल हो गया। तो इनसे हमारे पास कुछ जो है खास रिजल्ट हमारे निकल करके आते हैं। हम देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा। जैसे आई जो है मेरा वो V/R आता है, तो अपने R के अंदर क्या क्या चेंज करने हैं, जो भी चीज़ इस चीज़ में जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, जो भी परिवर्तन ला रहे हैं, उसका पूरा असर हमारा जो है वो R पर पड़ रहा है। तो
तो अगर सामान्य तार है तो ठीक है, वो कुछ K1 एम्पेयर है। अगर सामान्य तार से 2 गुना लंबी कर दे रहे हैं हम, तो हमारा जो करंट है वो आधा हो जा रहा है। तो अब ये करंट अगर आधा हो जा रहा है, I बराबर 2 बराबर में V बराबर में R, तो हम ये देख सकते हैं कि अब करंट कम हुआ है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 2 गुना हुआ होगा, तभी ये लोग कट के वापस बराबर हो सकते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि I जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर I आधा हुआ है तो R जो है वो पक्का पक्का डबल हुआ होगा, तो R जो है वो हमारा 2 गुना हो चुका है। तो जैसे ही मैंने तार को जो है वो लंबा करा, तो मेरा जो प्रतिरोध जो है वो भी मेरा 2 गुना हो गया। तो मेरा जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होगा। ये हमारा एक पहला रिजल्ट है, हम देख सकते हैं। इसको आप ज़रूर लिखें कि आप दोबारा से समझें कि I जो है मेरा वो V/R है। अब अगर मैंने लंबाई को 2 गुना कर दिया, ध्यान से सुनिएगा कि लंबाई को 2 गुना कर दिया, तो मेरा जो पहले जो धारा का मान था उससे वो आधा हो गया। अब अगर धारा जो है उसका मान आधा हो गया, तो मेरा जो प्रतिरोध है उसका मान कुछ 2 गुना हुआ होगा। तो अब प्रतिरोध का लंबाई से जो रिलेशन हम लोग देखेंगे, उसमें हमें पता लग रहा है कि जैसे ही हमने लंबाई दुगनी करी, वैसे ही हमारा प्रतिरोध जो है वो भी दुगना हो गया। तो जो प्रतिरोध जो है वो मेरा लंबाई के साथ में समानुपाती में होगा। तो ये हमारा एक पहला रिजल्ट है। आप इसको जरूर लिखें, पूरे वाले को वीडियो पॉज करके लिख लें एक बार, कि R जो है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको लिख लें। तो एक चीज़ हमारे पास आ गई है, हम इसको साइड में लिख देंगे, R समानुपाती L। दूसरी चीज़ को देखने के लिए हम एक बार पहले ही जैसे लिख देते हैं, I जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सामान्य तार से अनुप्रस्थ क्षेत्र में 2 गुना मोटी कर दी, तो I जो है हमारा वो दुगना हो गया। अब I बढ़ा है तो R जो है वो घटेगा। अब I मैं कह रहा हूँ कि 2 गुना हो चुका है, तो R जो है वो आधा हो गया होगा। अब R आधा हो गया है, तो आप इससे देखें कि जैसे ही मैंने अनुप्रस्थ काट को 2 गुना किया, तो मेरा जो प्रतिरोध जो है वो आधा हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि इससे एक जनरल रिजल्ट बनाया जा सकता है कि R जो है वो हमारा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। और फिर हम तीसरा रिजल्ट देखेंगे, तो इससे हमें ये समझ आएगा कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके, समानुपाती का साइन हटा करके इसको यूं जब लिखेंगे, तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, ये तो हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आ गया। लेकिन हमें जब यहाँ पे बीच में बराबर लाएंगे तो R बराबर में ρL/A हो जाएगा। अब ये हम ये देख चुके हैं कि लंबाई का और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो फर्क है वो हम लोग देख चुके हैं कि एक ही तार में अगर ये चेंजेस हम लोग कर दें, ये परिवर्तन अगर हम लोग कर दें, तो R में जो है वो परिवर्तन आ सकता है। साथ ही रो जो है ये एक हर एक मटेरियल का, हर एक अलग चीज़ का जो है वो अलग अलग होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि नाइक्रोम का तार जब हमने सामान्य में लगाया था तो K1 एम्पेयर आया, और जैसे ही हमने तांबे का तार लिया उसी अनुप्रस्थ काट का और उसी जो लंबाई का लिया था, तब हमारा जो करंट जो है, जो धारा जो है वो उसका मान कुछ अलग आ गया था। तो उसके लिए जो है हमारा जो रो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, रो जो है वो जवाबदेही है। तो ये R जो है हमारा, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो R जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक तो रो होता है, एक जो हमारा जो तार है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, A जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं या फिर अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, उन पर निर्भर करता है, और रो हमारा हो ही गया है। इसको अंग्रेजी में स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोला जाता है। रो, और हिंदी में इसको प्रतिरोधक गुणांक बोला जाता है। तो आप इस आज के लेक्चर को देखें, ये पढ़ें, पूरा पढ़ें, दोबारा से कोई नई चीज़ समझ आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी का